तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के बाकी बचे हुए टॉपिक। इससे पहले के कई टॉपिक मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप वो टॉपिक वहां पे जाके देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैं बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को फिनिश करूंगा और इसके साथ ही आज इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आपका 1 है वो फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस जो होते हैं, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस कैसे? क्या रेजिस्टेंस? मैंने आपको बताया था कोई भी वायर, किसी भी वायर को मैं रेजिस्टेंस बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो उन इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, और उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, तो मेरे पास 3 वायर है, 1 2 एंड 3। कितने वायर है बच्चों मेरे पास? 3 वायर, 1 2 एंड 3। अब इन 3 वायर्स को मुझे जोड़ना है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। आई हैव 2 वेज या 2 मेथड टू कनेक्ट दीज 3 रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स। इनको मैं रेजिस्टर्स भी बोल सकता हूं। ओके बच्चों, तो लेट्स सी। पहला होता है तरीका इन सीरीज। मैं जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि बहुत कोई बड़ा चौड़ा टॉपिक नहीं है ये। इन सीरीज, सीरीज में क्या करते हैं बच्चों? इसका मान लो रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो सीरीज में क्या करते हैं हम? सीरीज में मैंने पहला रेजिस्टेंस लिया, ये R1, फिर ये इसकी हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसकी हेड है, ये इसकी टेल है, ये इसकी हेड है, ये इसकी टेल है। तो हेड और टेल का कंसेप्ट क्लियर? क्लियर। तो मैंने क्या किया, इसकी टेल से इसके हेड को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। अब इसकी जो ये टेल है, इसकी टेल से इसका हेड कनेक्ट कर दिया, खत्म। इसी को बोलते हैं सीरीज। ऐसे करके मैंने कितने जोड़ दिए? 3। ऐसे करके मैं कितने और जोड़ सकता हूं? 4 5 6 7 डॉट 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 एन तक। तो मैं आपको 3 के लिए करके दिखा रहा हूं, जबकि एन के लिए भी हो सकता है। जो 3 के लिए निकल के आएगा वही एन के लिए निकल के आएगा। तो लेट्स सी, मैंने क्या किया, इनको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों? बैटरी से। बैटरी क्या लगाती है? वोल्टेज। वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिकल प्रेशर। क्या लगाती है? इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे मतलब करंट फ्लो होगी, और करंट की डायरेक्शन प्लस से किधर मानते हैं हम? माइनस की तरफ मानते हैं। अब आपको कहोगे सर मानते हैं मतलब? तो 12th में सीखेंगे हम, अभी इतना सीखो। तो ये रेजिस्टेंस कितना है? R1। ये कितना है? R2। ये कितना है? R3। यस और नो? यस। यहां पर करंट जा रही है I, इसमें से भी कितनी जाएगी? I। इसमें से भी कितनी जाएगी? I। इसमें से भी कितनी जाएगी? I। और यहां पर वापस कितनी आ जाएगी? I। तो याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होती है? करंट। क्या सेम होती है बच्चों? करंट सेम होती है। किसमें बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, चलो। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज का जो ड्रॉप हुआ, वोल्टेज कम हुआ, प्रेशर जो कम हुआ, वो कितना हुआ होगा? B1। यहां पर कितना हुआ होगा? B2। यहां पर भी कितना हुआ होगा? B3। क्योंकि याद रखिएगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज को कम कर देता है, प्रेशर को कम कर देता है, क्योंकि वो अपोज करता है ना। प्रेशर क्या बोलता है? आगे चल, और रेजिस्टेंस क्या बोलता है? पीछे चल। किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसलिए तो ये जो B है, ये B किसके बराबर होगा? B बराबर होगा B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 प्लस B2 प्लस B3। ओके बच्चों, अब मुझे ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो यहां पर B1 क्या निकलेगा? I कितना है यहां पर? I। लेकिन R कितना है बच्चों यहां पर? R1। वेरी गुड। B2 कितना निकलेगा? I करंट है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है? R2। B3 कितना निकलेगा? I, रेजिस्टेंस कितना है? बोलिए। यस, R3। तो मैंने तीनों को मिला के लिखा, तो क्या आ गया? B1 की जगह
आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। तीनों में क्या कॉमन है? आई। क्या बचा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सपोज अब मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर ऐसे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दूं ये, और ये जो रेजिस्टेंस आर है ना, इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो तुम तीनों के बराबर है। किन तीनों के बराबर? R1 R2 और R3 के बराबर। इसलिए इसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, ओके बच्चों, या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब फिर से ओम्स लॉ लगाओ तो V इक्वल टू क्या निकल के आएगा? यहां से करंट कितनी जा रही है? IR। तो V इक्वल टू क्या आ गया? IR। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को इक्वल रख दो। ये देखो दोनों की कौन सी साइड इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? V। यहां पर भी क्या है? V। यहां राइट हैंड साइड पे क्या है? IR। यहां पर ये। तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो कौन सी साइड इक्वल होगी? राइट हैंड साइड। तो क्या आ गया ये? I इंटू R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया। तो जो मेरा R आया, R ही क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये कितना निकल के आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब ये इनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है सीरीज में। किसमें? सीरीज में। कितने के लिए? 3 के लिए। अगर n रजिस्टर होते तो n के लिए कितना होता? R बराबर R1 प्लस R2 डॉट 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 प्लस RN। ओके बच्चों, चलिए आगे। इतना क्लियर? ओके। नाउ नंबर बी, दूसरा तरीका होता है हमारे पास पैरेलल। क्या होता है बच्चों? पैरेलल। तो देखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल लाइन आप जानते हैं ना, कैसी लाइन होती है पैरेलल? ये कैसी लाइन है? पैरेलल। तो इसी तरीके से कुछ जोड़ते हैं हम। कैसे? ये देखो, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब मैंने क्या किया? इस पॉइंट से इस वाले के हेड को जोड़ा, ट्र, ट्र, ओके। फिर इसको जोड़ा, ट्र, ट्र, फिर इसको जोड़ा, लाइक दिस, ओके। अब आप देखो, तीनों के हेड एक पॉइंट पर है और तीनों की टेल एक पॉइंट पर है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को मैं बोलता हूं पैरेलल, ओके। अब मैंने क्या किया? इसको किससे जोड़ दिया? मैंने बैटरी से। बैटरी में से क्या निकलता है? वोल्टेज, जिसकी वजह से क्या फ्लो करती है? करंट। अब ये करंट जब ये यहां पर आएगी, यहां पर आकर करंट को कितने रास्ते मिलेंगे? 3। आई की कुछ पार्ट इसमें चला जाएगा I1, कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा I2 और कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा I3। यहां पर निकलेगा I1, यहां पर I2, यहां पर I3 और वापस कितना आ गया? I। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, इसका R2, इसका R3। बस एक बात आपको याद रखनी है बच्चों, सीरीज में तीनों रेजिस्टेंस में क्या सेम थी? करंट। यहां पर पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस में क्या सेम होगा? वोल्टेज। यहां पर कितना वोल्टेज है? V। यहां पर कितना वोल्टेज होगा? V। यहां पर कितना होगा? V। यहां पर कितना होगा? V। तो तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम है, बट क्या अलग हो गई? करंट। वहां पर क्या सेम थी? करंट, लेकिन क्या अलग अलग था? वोल्टेज। तो यहां पर I किसके बराबर है? जल्दी बताओ। ये I कितने पार्ट्स में टूट गई? 3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3। वेरी गुड। अब मुझे इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है कि I1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर वोल्टेज कितना है? V, 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 ओके।
ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर, I1 V वोल्टेज इस वाले रेजिस्टेंस पे और R इसका रेजिस्टेंस R1, I2 क्या होगा बच्चों बताओ, V अपॉन R2, वेरी गुड, I3 क्या होगा, V अपॉन R3, वेरी गुड। अब इन तीनों की वैल्यू उठा के मैंने यहां पर रख दी, तो मेरे को क्या मिला बताओ, मेरे को मिला I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, दोनों में से तीनों में से क्या कॉमन आ गया, V, क्या बचा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो, फिर से वही कहानी, मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा दिया और अब इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह मैंने सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाया, ये जो कि R है, और इस R की जो वैल्यू है ना वो इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्वल है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलता हूं बच्चों इसको मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, तो यहां से मेरे को बताएं I की वैल्यू कितनी निकलेगी, I की वैल्यू निकलेगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों की कौन सी साइड इक्वल है, लेफ्ट, तो दोनों की और कौन सी साइड इक्वल होंगी, राइट, देयरफॉर V अपॉन R बराबर V अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, V से V कट गया तो क्या आया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दैट्स इट। ये आ गया हमारा, किसके लिए आया ये, पैरेलल के लिए, किसके लिए आया बच्चों, पैरेलल के लिए। ओके ठीक है, अच्छा मेरे एन रजिस्टर हो तो क्या आएगा, एन रजिस्टर्स के लिए कितना आएगा, अगर आपको शायद नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिख देता हूं, एन रेजिस्टेंस के लिए आएगा, मैं ऊपर का यूज करता हूं कि मुझे लग रहा है कि आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो ऊपर एन रेजिस्टेंस के लिए आएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn, दैट्स इट। तो हमारे दोनों कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। नाउ नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा आता है बच्चों, जो हमको समझना है वो आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आता है बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके बच्चों, तो समझिएगा इसको कि ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जिसको हम और क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझिएगा, तो देखें क्या होता है, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको हम, ठीक है। देखें, मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया, इसमें ये रेजिस्टेंस है। अच्छा बच्चों एक बात समझो, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये ओनली मैं इसी जगह शो करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पे है ये रेजिस्टेंस पूरे ही वायर में होता है। अब मैं पूरे वायर को तो ऐसे बना नहीं सकता हूं, इसलिए मैं खाली इतने वायर को इस तरीके से शो कर देता हूं, इसका सिंबल बना देता हूं। ओके चलिए, मैंने क्या किया, इस वायर को बैटरी से कनेक्ट किया, बी क्या फ्लो करेगी, आई, ये है आर। तो मैंने देखा कि जैसे मैं इस वायर में करंट फ्लो करता हूं तो ये वायर गर्म हो जाता है और गर्म होके हीट पैदा करता है। तो जो हीट होती है एच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ढंग से समझिएगा, जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है
आई के स्क्वायर के, आई के स्क्वायर के। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं इस लॉ को, मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं बता रहा, डायरेक्टली सिंपली वे में समझते हैं। मतलब अगर मैं 2 एम्पियर हीट बढ़ा दूंगा, कितने एम्पियर, 2 एम्पियर करंट बढ़ा दूंगा, तो हीट कितनी बढ़ जाएगी आपको पता है? 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। अच्छा आप बताओ, अगर मैं 4 एम्पियर करंट बढ़ा दिया तो इसमें से निकलने वाली हीट कितना बढ़ जाएगी? या 16 टाइम्स। कितने टाइम्स? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अच्छा दूसरा, हीट जो इसमें से निकलती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का, उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को चलने में अपोज करेंगे, और उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुस्से से लाल हो जाएंगे, और लाल हो जाएंगे तो क्या पैदा करेंगे? हीट। इसलिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। दूसरा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, कि जितनी देर तक मैं चलाऊंगा इसमें करंट को, उतनी ही ज्यादा हीट पैदा होती जाएगी। ठीक है? अगर मैं 1 घंटे से 2 घंटे कर दिए, तो जो 1 घंटे में, इसको समझिएगा बच्चे, इसको अलग वे में समझते हैं, जो हीट 1 घंटे में पैदा हो रही थी, 1 घंटे पर पैदा हो रही थी, 60वीं मिनट पर, 16वीं मिनट पर, अगर मैं बात करूं 80 मिनट वाली बात की, तो 80वीं मिनट पर हीट ज्यादा पैदा हो रही होगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसमें से निकलने वाली हीट भी बढ़ती जाएगी। इन तीनों इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तीनों को मैंने मिला के लिखा तो फॉर्मूला बना H I स्क्वायर R T। कांस्टेंट लिया 1 तो आया मेरा H I स्क्वायर R T। दैट इज कॉल्ड, इसको यहां पर लिख देता हूं, H इक्वल टू I स्क्वायर R T। इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके बच्चों, समझ लीजिएगा इसको फिर से। 2 टाइम्स करंट बढ़ाई तो 4 टाइम्स हीट बढ़ जाएगी, 2 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ाया तो 2 टाइम्स ही हीट बढ़ेगी, 2 टाइम्स मैंने अगर टाइम बढ़ाया तो 2 टाइम्स ही क्या बढ़ जाएगी? हीट। तो I स्क्वायर R T आपको याद रखना है। इसके और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? IR, तो I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R। यहां पे लिखो तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। किसकी वैल्यू रखने पर? I की वैल्यू रखने पर। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं जो ओम्स लॉ से दूसरा निकलकर आता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ओके बच्चों, आपका अगला टॉपिक है पावर। क्या बच्चों? पावर। इसकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी होती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। बताओ क्या? हाँ, आप टोस्टर, आप सुबह क्या कर, सबसे अच्छी तो होती है सर्दियों में, ठंडा ठंडा पानी होता है, क्या डालते हो आप? गीजर, रॉड। वो रॉड क्या करती है? पानी को गर्म, क्योंकि वो खुद गर्म हो जाती है। दूसरा हीटर, हीटर के वायर कुछ इस तरीके के होते हैं अंदर, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, करंट जाएगी तो क्या पैदा होगी? हीट। ऐसे करके इसके ढेर सारे एप्लीकेशन होते हैं, हीटर में, गीजर में, टोस्टर में, बहुत जगह इसके एप्लीकेशन होते हैं, जो आप डिटेल में बुक में से या मेरे नोट्स में से पढ़ सकते हैं। मैंने अपने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में डाल दिए हैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पावर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी मजेदार टॉपिक है। पावर क्या होती है? पावर, पावर इज ए रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। व्हाट? रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। मतलब एक आदमी 30 सेकंड में W जूल काम करता है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? W अपॉन T। तो इसी को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं बच्चों? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? W अपॉन T। बस, अब क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक पावर पढ़नी है तो फॉर्मूला भी W क्या होगा? W होगा हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क, जिसका फॉर्मूला होता है V I T अपॉन
टी, टी से टी कट गया तो क्या बचा, V इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू आई। ये आपको याद रखना है। ओके, W इक्वल टू VIT कैसे होता है देखें। हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W अपॉन Q, और W बराबर क्या आएगा यहां से, V इंटू Q, और W बराबर V, और Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। दैट्स इट। तो W बराबर क्या आ गया, VIT, और वही मैंने VIT यहां पे लिख दिया। T से T कैंसिल, तो क्या बचा, VI। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, P इक्वल टू VI। ओके बच्चों, चलो इसका यूनिट लिखते हैं। वोल्ट की, इसकी V की क्या होती है, वोल्ट, और I की क्या होती है, एम्पियर। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, बोलते बोलते थक जाएंगे ना। शॉर्ट में नाम निकाला, शॉर्ट में क्या नाम निकाला, शॉर्ट में नाम निकाला हमने वॉट। क्या नाम निकाला शॉर्ट में हमने, वॉट। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ओके बच्चों, तो पावर का कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे अब पावर की कुछ बड़ी यूनिट भी होती हैं, जैसे 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट। ओके, एक और होती है 1 HP। HP क्या होती है, हॉर्स पावर, घोड़े वाली ताकत, हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। याद रखिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, चलो, तो पावर हमारा यहां पे क्लियर हुआ। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। ठीक है, चलिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी के अंदर मैं आपको पढ़ा दूंगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखें ध्यान से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कॉमर्शियल है, मैं इसको फुल फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी। क्या होता है बच्चों, W अपॉन टी। ओके, तो यहां से W बराबर क्या निकलेगा, P इंटू टी। W क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क, और वर्क क्या होती है, एनर्जी। मतलब हम जितना वर्क करते हैं वो एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एनर्जी में। जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर यहां पे टेबल पे रखा है, इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया। वेरी गुड। तो मैंने क्या किया, वर्क। क्या मेरा वर्क बेकार चला गया, नहीं, मेरा वर्क कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। किसमें, एनर्जी में। क्यों, क्योंकि यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा है या वहां पर। क्या सबूत है, जब ये यहां से गिरेगा तब ज्यादा चोट लगेगी, या वहां से गिरने पर ज्यादा चोट लगेगी, वहां से गिरने पर। ओके बच्चों, चलो, तो इस W को मैं लिख लेता हूं आप E मतलब एनर्जी। ओके बच्चों, इज इक्वल टू P इंटू टी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला निकला वो निकला पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। ओके बच्चों, और P की यूनिट क्या होती है, वॉट, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट निकली वो क्या निकली, वॉट सेकेंड। क्या निकली, वॉट सेकेंड। ये W किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। ये याद रखिएगा, वॉट सेकेंड। क्या बच्चों, वॉट सेकेंड। अब दिक्कत ये आती है जब हम बड़े बड़े कारखानों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो वहां पर एनर्जी जो यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े लेवल पर होती है। तो वहां पर वॉट सेकंड नहीं चलता, वॉट सेकंड की जगह वहां पर चलता है विग यूनिट, बड़ी यूनिट। क्या हो जाती है, वॉट की जगह हो जाता है किलोवाट, और सेकंड की जगह हो जाता है आवर। तो क्या बन गई, किलोवाट आवर। और इसी किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ
एनर्जी। वेरी गुड। बस आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट के। किसके बच्चों? 1 यूनिट के। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट। ठीक है। आपके घरों में भी बिल आता है 1 यूनिट का। जैसे डेली आप कितने यूनिट खर्च करते हैं? 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो उसका मतलब होता है कि अगर आपने डेली 4 यूनिट खर्च किए तो आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च कर दी? 4 किलोवाट आवर के बराबर। ओके बच्चों, इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और रह गया। वो क्या रह गया देखें, जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाउ मेनी joules are there in 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। सिंपल। करें देखो सॉल्व 2 मिनट में करता हूं। लेट्स सी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 वाट इंटू 1 आवर की जगह क्या लिख सकता हूं? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में इतनी सेकेंड होती हैं और 1 किलोवाट में इतने वॉट होते हैं। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। W/T। W की यूनिट क्या होती है? जूल। और T की क्या होती है? सेकेंड। और एक और यूनिट क्या होती है इसकी? वाट। क्या होती है बच्चों? वाट। तो मैं वाट की जगह क्या लिख सकता हूं? वाट की जगह मैं लिख सकता हूं जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकता हूं बच्चों? बोलो। जूल पर सेकेंड। किसकी जगह? वाट की जगह। इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, मल्टीप्लाई करो, कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल्स। कितने में? 1 किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट में। माय गॉड, अगर आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च की अपने घर में जितनी भी देर में, तो आपने कितने जूल वर्क को खर्च कर दिया? 36 लाख। जिसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल्स। दैट्स इट। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना लेक्चर काफी है। आप ढेर सारे न्यूमेरिकल करें, कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में नीचे आके पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं अगली वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।